हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राउडली बिहारी पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार फायरमैन, बिहार वनरक्षी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएसए और एमपीपीसीएस सहित अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेट नंबर 4 लेके आया हूँ। ये 25 क्वेश्चन का एक सेट है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्राउडली बिहारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्राउडली बिहारी सर्च कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता सशक्त केंद्र को माना जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई। मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। और ये फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित ज्वालामुखी है। शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। साथ ही कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। भारत में कच्छ का रण भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम है। और कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 ईस्वी तक था। फर्रुख सियार जो थे उनको घृणितकार कहा जाता है और फर्रुख सियार का जो राज्याभिषेक है वो 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अंग्रेज ने रंगून में निर्वासित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और ये सती प्रथा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतरिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकर देव। शंकर देव भक्तिकालीन असम के सबसे बड़े संत थे। सितारा देवी जो थी वो कथक नृत्यांगना थी। शंकर देव द्वारा जो है अंकिया नाट विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। सार्क का जो सबसे नवीनतम सदस्य है वो अफ़गानिस्तान है और ये 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। डूरंड लाइन का जो निर्धारण किया गया था वो 1893 ईस्वी में किया गया था और हिंदू कुश पर्वत जो है वो अफ़गानिस्तान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के नागरिकों से संबंधित। जो मौलिक कर्तव्य है इसकी संख्या जो है 11 है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरी शासन की नीति लागू किया था। अवध का विलय कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में डलहौजी ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी से निकलती है और ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन से जुड़ा हुआ शब्द है ड्यूस और ड्रॉप। बेसबॉल से संबंधित शब्दावली है होम और डायमंड। बॉक्सिंग से संबंधित शब्दावली है अपर कट और पंच। और क्रिकेट से जो संबंधित शब्दावली है LBW, गुगली, हिट विकेट इत्यादि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ऑप्शंस है पोलियो, ल्यूकेमिया, छोटी चेचक या मस्तिष्क का ज्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। साथ ही पोलियो जो है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टीबी जो है फेफड़ा को करता है। छोटी माता जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फ रक्त की तरह एक द्रव्य है। लसिका प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, जल एवं अमीनो एसिड घुले हुए रहते हैं। यह शरीर में लसिका तंत्र का निर्माण करती है। ये प्रायः रुधिर से निकलकर संयोजी तक में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया आँख की वह संरचना होती है जो प्रकाश किरण को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। और कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। जब मानव नेत्रदान करता है तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होते हैं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वृषण, शुक्रनली, अग्नाशय, ग्लीसन संपुट, वृक्क, वृक्काणु, यकृत, कुप्फर कोशिका पित्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अग्नाशय ग्लीसन संपुट। ये जो है ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। जो पैंक्रियाज होता है इसे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस बोलते हैं और यह एक क्षारीय द्रव होता है। और इसका जो pH होता है वो 7.5 से 8.3 तक होता है। जो लैंगरहोंस की दीपिका कोशिका होती है वो अग्नाशय का एक भाग होता है और वहाँ से जो है इंसुलिन का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। साथ ही पेडोलॉजी जो होता है उसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मानव के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कांच, पानी और वायु।
ये 3 पदार्थ दिए गए हैं, इनको इनके जो अपवर्तनांक हैं उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, पानी और कांच। पहले वायु, फिर पानी, फिर कांच। जो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। जो जल होता है उसका अपवर्तनांक 1.333 होता है। अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग जो है उतना ही कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन किसका एक रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विटामिन B3। नियासिन जो है विटामिन B3 का एक फॉर्म है। साथ ही विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर शुद्ध धातु के जो प्रतिरोध होते हैं वो बढ़ जाते हैं। किसी धातु को गर्म करने पर क्या होता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है वो रेंडमनेस बढ़ जाता है, और इसके कारण जो है धातु का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है गर्म होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक है? ऑप्शंस है डॉल्बी डिजिटल, 8VSB, GPS या LTE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LTE। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ये एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण जब आप कॉल पर भी होते हैं उसके बावजूद भी इंटरनेट का स्पीड जो है प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। डॉल्बी डिजिटल जो है ये साउंड के क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ है, टर्म है। GPS जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्राउडली बिहारी को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दें, और इस वीडियो के PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्राउडली बिहारी को ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।